नमस्कार। मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। चूँकि अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे इस दौर में रेगुलर क्लासेस हमारी नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए आयुक्तालय द्वारा ये आदेश दिया गया है कि आप अपने विषय पर जो भी अलग अलग कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं, उनमें प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के विषय में जो हमें सिलेबस दिया गया है, उसी के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत में राजनीतिक विचारक में मनु के विचारों पर मैं प्रकाश डालूँगी। मनु जो है वो ऐसा माना जाता है कि भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता का प्रवर्तक माना जाता है और यह मान्यता है कि मनु की मनुस्मृति जो है उसी से ही आगे की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उसकी शुरुआत होती है और उसी के अनुसार उसी के कानूनों को संहिताबद्ध करके उसे जीवन में अपनाया जाता है। मतलब एक जीवन के नियम आप इन्हें मान सकते हैं जो मनुस्मृति में दिए गए हैं। मनु जो हैं वो सभ्यता के सूत्रधार हैं, साथ ही उन्होंने विधियों को संहिताबद्ध भी किया है। यानी मनु से पूर्व के जो विचारक हुए हैं या कोई है ही, जिसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो मनु ही पहले विचारक हैं जिन्होंने अपने विचारों को संहिताबद्ध किया है। अब संहिताबद्ध करने के जिस पुस्तक में उन्होंने संहिताबद्ध किया है उस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। अब मनुस्मृति के रचना काल के बारे में भी अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग समय काल के बारे में बताया है कि आखिर मनुस्मृति कब लिखी गई और उसका रचना काल क्या माना जाता है। इसके बारे में अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार हैं। डॉक्टर विनय कुमार सरकार जो हैं वो ये मानते हैं कि मनुस्मृति 150 ईसा पूर्व का एक ग्रंथ है और इससे ही हम लोग ये मान सकते हैं कि पूरी तरह ऑथेंटिक है। 150 ईसा पूर्व की का ही इसका रचना काल माना जाता है। फिर भी वीर विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, जिसमें डॉक्टर सोलेटोर ने इसका रचना काल 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। यदि विषय वस्तु की बात की जाए तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2694 इसके श्लोक हैं। श्लोक तो 12,000 के करीब थे, पर अभी वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो 2,995 श्लोक हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ ही मनुस्मृति में जो मनु ने अपने विचार दिए हैं उसमें राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, राज्य का कार्यक्षेत्र, राजा के कर्तव्य, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और राज्य के सभी पहलुओं पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मंडल सिद्धांत, परराष्ट्र संबंध और आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से उस समय काल में जो अध्ययन किया गया वो अपने आप में पहला संहिताबद्ध ग्रंथ जो था वो मनुस्मृति ही था। मेरा जो विषय है वो है मनु के परराष्ट्र संबंध या उनकी परराष्ट्र नीति भी इसको कह सकते हैं आप। इंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी आप एक देश होने के नाते अन्य देशों से जो संबंध स्थापित करते हैं, सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, युद्ध के संबंध हैं, शत्रुता के संबंध हैं, जिस भी तरह के संबंध हैं, उन संबंधों को जिस अध्याय में या जिसमें विचारों को हम संकलित करते हैं वो परराष्ट्र संबंधी कहलाती है। मनु की जो परराष्ट्र संबंध हैं उसके दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। तो दोनों ही पक्षों के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मनु जो है सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत, उनके सैद्धांतिक पक्ष में मंडल सिद्धांत आता है, षड्गुण नीति आता है, नीति के उपाय आते हैं। इन्हीं तीनों चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं। इसमें सबसे पहले मैं मंडल सिद्धांत का नाम आपको समझाना चाहूँगी। मंडल सिद्धांत जो है ये मंडल सिद्धांत अंतर्राज्य संबंधों को सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। यानी इन्होंने राज्यों के ही प्रकार बना दिए हैं कि राज्य कितने प्रकार के हैं और उन राज्यों के प्रकार में जो
आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा राज्य आपका शत्रु राज्य होगा और कौन सा राज्य आपका मित्र राज्य होगा। और इस सिद्धांत की जो मूल मान्यता है या मूल आधार है वो है यह है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या, यानी आप ये मानिए कि एक शासक वह सफल शासक हो सकता है जिसके शत्रुओं की संख्या सबसे कम हो और मित्रों की संख्या सबसे ज़्यादा हो। और मित्रों की संख्या बढ़ाने के लिए एक राज्य जितने संभव कोशिश कर सकता हो उसे अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार आगे राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन जो है कि मतलब कौन सा राज्य आपका शत्रु राज्य होगा, कौन सा राज्य आपका मित्र राज्य बनने की अधिक से अधिक संभावना रखता है, ये सब वर्णन मनु ने अपने मंडल सिद्धांत में किया है। मतलब एक नेशन होने के नाते, एक राष्ट्र होने के नाते अगर आप ये देखें कि किस राज्य के साथ हमारे मित्रता की संभावनाएं अधिक हैं और किस राज्य के साथ हमारी शत्रुता की संभावनाएं अधिक हैं, अगर हम उस राज्य के साथ वैसा ही व्यवहार करें तो शायद हमारे जो अन्य राज्यों के साथ संबंध हैं उन्हें हम और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। शक्ति संतुलन का आधार भी माना जाता है मनु का जो मंडल सिद्धांत है। शक्ति संतुलन इस रूप में कि